नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको बताएंगे दिन भर की तमाम वो महत्वपूर्ण खबरें जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, और हर एक महत्वपूर्ण अपडेट देंगे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। और सबसे पहली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आगाज हो गया है। कौन कौन रहे मुख्य अतिथि और क्या है खास ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, बता रहे हमारे सहयोगी प्रियम पाठक। आज से राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। उनके साथ में देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ सीएम मौजूद रहे। इसके अलावा जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल वो मौजूद रही। बड़े बड़े उद्योगपति साथ में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया जो है वो भारत को जो है वो विकास की नजर से देख रही है, और भारत के अंदर जो विकास है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुल अब तक 32,92,000 करोड़ के जो प्रस्ताव हैं वो मिल चुके हैं और उनको लेकर कार्य किए जा रहे हैं। और जल्द ही ये जब प्रस्ताव धरातल पर उतरेंगे तो विकास की एक नई इबारत जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। विकास की एक नई गाथा का आज से जो है वो लेखन होने जा रहा है। आज का जो दिन है वो काफी ऐतिहासिक है। वहीं जो इस कार्यक्रम में पहुंचे उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी पहुंचे, उन्होंने अपना संबोधन किया। और मुकेश अंबानी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक अवसर हैं और इसीलिए अगले 1 साल के अंदर 72,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो रिलायंस ग्रुप की तरफ से जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाएगा। तो जो 3 दिवसीय इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज किया गया, उसकी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत करी। अगले 3 दिनों तक ये इन्वेस्टर समिट राजधानी लखनऊ में चलने वाली है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें कही, बता रहे हमारे सहयोगी चंदन वर्मा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट G20 का 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो गया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा उत्तर प्रदेश में 32,92,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। इसके जरिए 92,50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा आज यूपी की पहचान बदली है। सिर्फ 5 से 6 साल के भीतर में यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है। आज यूपी एक उम्मीद और आशा बन चुका है। भारत अगर दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो उत्तर प्रदेश भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला है। आज आप जिस राज्य में बैठे हैं उसकी आबादी करीबन 25 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश इस समय पूरे भारत में नंबर 1 पर है। कैमरा पर्सन सुभाष चंद्रा के साथ चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आगाज के साथ ही राजधानी लखनऊ में कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की शुरुआत हो गई है, बता रहे हमारे सहयोगी प्रियम पाठक। प्रदेश में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है और देश विदेश से आने वाले जो मेहमान हैं उनको उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है उससे रूबरू कराया जा सके, उसके लिए अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पर जो इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की विरासत है, जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति है, उससे रूबरू कराने की पूरी कवायद जो है वो चल रही है। जो ट्रेडिशनल है सॉन्ग्स हैं, जो ट्रेडिशनल नृत्य हैं, और उनका यहाँ पर आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं पूरा लखनऊ आज एक बदले हुए स्वरूप में नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ को पूरे कह सकते हैं दुल्हन के जैसे जो है वो सजाया गया हुआ है। भव्य स्तर पर तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और तरह तरह के अगर आप देखें तो पूरे जो राजधानी है उसमें ऐसी सजावट आपको देखने को मिलेगी। बड़े बड़े बैनर, पोस्टर्स जो हैं वो जो है लगाए गए हैं, सजाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की जो विरासत है उनको उसके जरिए दर्शाया गया है। जिस तरीके से सरकार ने 2017 के बाद से जब से योगी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, उसमें विकास को किस तरीके से रफ्तार दी है इसको भी दर्शाने की कवायद जो है वो की गई है। चौराहों को अगर आप देखें तो पूरी तरीके से चौराहों का जो स्वरूप है वो बदला हुआ नजर आएगा। एक नए परिवेश में जो है वो राजधानी लखनऊ
सजी हुई नजर आ रही है और जगह जगह पर इस तरीके के मंच लगाकर राजधानी लखनऊ के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, ताकि उत्तर प्रदेश की विरासत से आने वाले जो विदेशी और देसी मेहमान हैं उनको रूबरू कराया जा सके और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात के जरिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा बाजार, इन सभी चीजों से भी अवगत कराने का प्रयास होगा। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आगाज के साथ ही सीतापुर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लाइव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में दिखाया गया, बता रहे हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लखनऊ में आगाज कर दिया गया। यह 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम लखनऊ में चलेगा, जिसमें देश और विदेश के कई नामचीन हस्तियां और व्यापारी शिरकत करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में निवेश से लेकर और बड़ी बड़ी योजनाओं पे बात होगी। आपको बता दें, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लाइव प्रसारण होना था, जिसके क्रम में सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अनुज की अध्यक्षता में आज लाइव प्रसारण हुआ और जिसको लेकर जिले में 160 उद्यमियों ने लाइव प्रसारण देखा और जनपद में निवेश के लिए अपनी रुचि दिखाई। आपको बता दें कि इस लाइव प्रसारण में जिलाधिकारी अनुज सिंह समेत जनपद के आला अधिकारी और व्यापारी उपस्थित रहे। आपको बता दें, सीतापुर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 750 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, जिसको पार कर 25,548 करोड़ रुपए का लक्ष्य सीतापुर में जो है व्यापारियों ने निवेश के लिए साइन किया। आपको बता दें कि इस इन्वेस्टर समिट को लेकर सीतापुर में बाहर से भी व्यापारी आए, जिसको लेकर काफ़ी सीतापुर में चर्चाएं हो रही हैं और तरह तरह के यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं और बहुत से ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो सीतापुर में आ रहे हैं। डीएम सीतापुर की कार्यकुशलता के चलते लक्ष्य से अधिक एमओयू सीतापुर में साइन हुए। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। उधर लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हुआ तो इधर यूपी के रायबरेली में भी जेआईसी ग्राउंड में एक आयोजन किया गया, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आर्थिक रूप से मजबूत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े पूंजीपति आकर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश समेत पूरे राज्यों में इसकी कहीं ना कहीं पहल देखने को मिल रही है, जिसके तहत आज रायबरेली में भी इसकी पहल की गई है और जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने इसकी पहल की है। दीप प्रज्वलित किया गया और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है उसके लाइव का आयोजन किया गया। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से स्क्रीन बनाई गई है और स्क्रीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण का डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। यहाँ पर 16 स्टॉल लगाए गए हैं। माना यह जा रहा है कि इस स्टॉल के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं इसकी संभावना जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो रोजगार का अवसर है वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से ये रायबरेली में भी अहम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका आयोजन किया गया है भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और 16 विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से लोगों के रोजगार की जानकारी दी जाएगी, किस तरह से युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो अब रायबरेली जिले के लिए खुशी की बात है कि यहाँ भी युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा, जिसके तहत काफी यहाँ लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग एकत्रित भी हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। राजस्थान में गहलोत सरकार के आखिरी कार्यकाल का आज बजट पेश होना था। बजट पढ़ना जैसे ही शुरू किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ठीक कुछ मिनट बाद सदन में जमकर बवाल कटा, बता रही हमारे सहयोगी पूजा झा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज विधानसभा में अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रहे थे। इसी दौरान उनसे एक बड़ी भारी चूक हो गई। करीब 6 मिनट तक वो बजट भाषण पढ़ते रहे। जब पता चला कि वो पुराना बजट भाषण पढ़ रहे हैं, पिछले साल का वो बजट भाषण पढ़ रहे हैं, गहलोत सरकार में मंत्री हैं महेश जोशी, उन्होंने उनके कान में आकर उनको टोका और बताया कि वो बजट भाषण पुराना पढ़ रहे हैं। जिसके बाद कुछ देर के लिए अशोक गहलोत रुके। पक्ष ने विधानसभा में काफी हंगामा किया, सदन की कार्यवाही को भी
कुछ देर के लिए स्थगित किया गया। विधानसभा में सीएम गहलोत गलत बजट पढ़ रहे थे। करीब 6 मिनट तक उन्होंने गलत बजट भाषण पढ़ा। इसके बाद अशोक गहलोत ने कहा थोड़ा सब्र रखें, इससे सभी को अच्छा लगेगा। जिसके बाद मंत्री महेश जोशी ने कहा सभी लोग आपको देख रहे हैं, आप गलत बात है। जानकारी के मुताबिक विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद आपको बता दें, बजट जब पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पिछली 3 से 4 योजनाओं को भी उन्होंने गिना दिया। इसमें इतना ही नहीं, शहरी विकास योजना जो पिछले साल लागू की गई थी उसे भी सीएम ने गिना दिया। तभी जलदाय मंत्री महेश जोशी ने सीएम के कान में कहा कि इसके बाद उन्होंने सॉरी कहा, लेकिन इसके बाद विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद फिर से सदन की कार्यवाही चली और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना नया बजट भाषण पढ़ा। कैमरामैन शैंकी के साथ मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को आज एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। बता रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। पीएम मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ महाराष्ट्र में कुल 4 वंदे भारत ट्रेन हो गई। लेकिन देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां एक भी वंदे भारत ट्रेन अब तक नहीं चल सकी है, जिसके बाद राज्यों ने वंदे भारत ट्रेन की मांगों को तेज कर दिया है। बता दें कि इस वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं यह काफ़ी हाईटेक लैस टेक्निक से लैस है। बता दें कि इसमें एयर कंडीशनर, इसमें वाईफाई सिस्टम, सूचना आधारित सिस्टम, बायो शौचालय, तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद है, जो कि किसी भी विदेशों की बुलेट ट्रेन में जो सुविधाएं होती है वो हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में है। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। तो सुप्रीम कोर्ट को आज 2 और नए जज मिल गए हैं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पर अंतिम मोहर लगा दी है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। सरकार ने आज 2 जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कर दी है। एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी नियुक्ति की गई है। एक गुजरात की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनकी भी नियुक्ति की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों के साथ फुल स्ट्रेंथ में काम करेगी। इधर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 वरिष्ठतम जजों के कॉलेजियम में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सोनिया गोखानी को गुजरात हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। जस्टिस गोखानी 25 फरवरी को रिटायर होंगी। इन दोनों के अलावा मणिपुर और कलकत्ता हाईकोर्ट में भी चीफ जस्टिस के पद निकट भविष्य में रिक्त होने वाले हैं, वहां के लिए भी अभी भी सिफारिश कर दी गई है, ताकि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बजाय समय रहते अस्थायी मुख्य न्यायाधीश ही कार्यरत रहें। कलकत्ता हाईकोर्ट में वहीं वरिष्ठतम जज के तौर पर कार्यरत जस्टिस टी.एस. शिवज्ञानम को भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने की सिफारिश की गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव 30 मार्च को रिटायर होने जा रहे हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार गोस्वामी भी मार्च में रिटायर हो रहे हैं। लिहाजा इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस रमेश सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2 और जजों की नियुक्ति कर दी है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। बता रहे हमारे सहयोगी धीर राजपूत। 2002 के गुजरात दंगों को लेकर के बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भारत में संपूर्ण रूप से बैन करने की मांग जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने भारत में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को पूर्ण रूप से बैन करने की मांग की थी, जिसके चलते आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के जिस तरीके से विवाद चल रहा था भारत में, जिस तरीके से उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जा रहा था, उसके चलते जो है हिंदू सेना ने एक याचिका दायर की थी और ये मांग की थी कि इसको जो है भारत में बैन कर दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि यह मांग जो है कई दिनों से चल रही थी। 2 फरवरी को जो है एक याचिका जो है दायर की गई थी, जिस याचिका को जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। पूरा मामला जो है वो 2002 के गुजरात दंगों को लेकर के है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उसको जो है बैन करने की मांग लगातार हो रही थी। कैमरामैन निकांत के साथ धी राजपूत, इंडिया वॉइस।
इधर तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद वहां पर तबाही का मंजर है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रही हमारी सहयोगी पूजा झा। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद एक तरफ जहां लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो वहीं अस्पतालों में मरने वालों की संख्या, घायलों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अब तक दोनों देशों को मिलाकर 21,000 से ज्यादा लोगों ने इस आपदा में अपनी जान गंवा दी। इस भूकंप के चलते 21,000 लोगों की मौत हो गई, वहीं 70,000 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, राहत बचाव दल के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ मलबे से लोगों के जिंदा निकलने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। तुर्की में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। इसके जरिए भारत ने तुर्की के लोगों के लिए मदद तेज कर दी। सेना, एयरफोर्स के जवान, एनडीआरएफ, डॉक्टर्स की टीम तुर्की भेजी गई। बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भी भेजी गई है। तुर्की और सीरिया में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। हजारों की संख्या में लोगों के घर जमींदोज हो गए, लोग बेघर हो गए, बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस बीच जो जिंदा बच गए, उनकी हालत भी काफी दयनीय है। बेघर हो चुके लोगों को कड़कती ठंड में सड़कों पर रात गुजारना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से कुछ खास मदद नहीं मिल पा रही है। न खाने को है, न ठंड से बचने का कोई उपाय। लोग भूखे प्यासे दिन रात अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। तो तुर्की और सीरिया में भूकंप से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। एक तरफ वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऊपर से लोग पहले ही भूकंप से प्रभावित हुए हैं। वो लोग दिन रात इस कड़कती ठंड में अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। 21,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। 72,000 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। राहत बचाव दल एक्टिव है। भारत ने भी बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भेजी है, लेकिन एक बड़ी मुश्किल अब राहत बचाव दल के सामने ये खड़ी हो रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, मलबे से लोगों के जिंदा निकलने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। कैमरामैन शंकी के साथ मैं पूजा। उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के आह्वान पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया और इसमें तमाम शहरों से पहुंचे किसानों ने अपनी अपनी तमाम सारी मांगों को रखा। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी आशुतोष। पर आज मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में एक बार फिर किसान महापंचायत बुलाई गई। इस किसान महापंचायत में हजारों की तादाद में किसान और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल होने के लिए पहुंचे। जी आपको बता दें, 13 दिन से लगातार मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में धरना प्रदर्शन चल रहा था। एक मोर्चा लगाकर लगातार किसान जो है वो अपनी समस्याओं की मांगों को उठा रहे थे, लेकिन 13 दिन तक जब सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधिमंडल किसानों के पास मिलने के लिए नहीं पहुंचा और ना ही कोई अधिकारी उनकी सूझबूझ लेने के लिए पहुंचा, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर एक बार फिर मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई। वहीं इस महापंचायत में हजारों की तादाद में किसान जो है वो शामिल होने के लिए पहुंचे। मुद्दे वही थे जिनको लगातार भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा उठाया जाता रहा है। बिजली, पानी और भुगतान की समस्या के साथ साथ इस समय किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या उनके खेतों पर जो मीटर जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं उसको लेकर है, जो आवारा गौवंश उनकी फसलों को खराब कर रहे हैं उसको लेकर है, और एमएसपी का मुद्दा लगातार कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के द्वारा जोरों शोरों से उठाया जाता रहा है। वहीं इस महापंचायत के बीच मुजफ्फरनगर एसएसपी संजीव सुमन पहुंचे, जिन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जल्द ही सरकार और किसानों के बीच जो मिसकम्युनिकेशन हो रही है, जो गलतफहमियां हैं, उनको दूर करने का काम किया जाएगा। किसानों के जो भी मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुंचाए जाएंगे और जल्द ही सभी मुद्दों का निवारण किया जाएगा। वहीं एसएसपी संजीव सुमन के आश्वासन के बाद आज यह किसान महापंचायत समाप्त कर दी गई है। साथ ही साथ 14 दिन से जिस तरह से लगातार जो मोर्चा लगा हुआ था जीआईसी ग्राउंड में, आज वह धरना प्रदर्शन भी समाप्त कर दिया गया है। गुरुवार को राजधानी देहरादून में युवाओं ने नकल के विरोध में प्रदर्शन किया। सड़कों पर युवा आए, हालांकि पत्थरबाजी हुई तो जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। लेकिन इसके बाद आज कांग्रेस ने देहरादून में प्रदर्शन किया है, बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। बेरोजगार युवाओं पे हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां सरकार बड़े बड़े दावे नकल विरोधी कानून को लाने के कर रही है, वहीं युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करना बताता है कि सरकार नकल विरोधी कानून को लेकर भी कितनी गंभीर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीधे तौर पर कहा, सरकार जब तक उन युवाओं के साथ इंसाफ नहीं करती तब तक कांग्रेस सड़कों से लेकर सदन तक सरकार का विरोध करती रहेगी। युवाओं के साथ इंसाफ ना हो ऐसा कांग्रेस होने नहीं देगी। लगातार जो है सड़कों पर कांग्रेस का आंदोलन जारी है, क्योंकि कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था उससे कई लोग जो है चोटिल हुए, पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई, जिसको लेकर सरकार ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दे दिए हैं।
उधर यूपी के बांदा में शराब के लिए पैसे न देने पर हत्या हो गई, बता रहे हमारे सहयोगी। नशे की लत किस कदर इंसान को पागल बना देती है और अंधा कर देती है कि वो किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने से नहीं कतराता है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला बांदा जनपद से सामने आया है, जहां पर नशे के लती पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। जी हाँ, बता दें पूरा मामला बांदा जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के खुटला मोहल्ले से सामने आया है, जहां पर पति को पत्नी ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए थे, जिसकी वजह से पति ने क्रोधित होकर अपनी ही पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं जैसे ही पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी तो स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की मदद से पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं अगर बात करें आरोपी पति की, तो वहीं स्थानीय पुलिस के द्वारा आरोपी पति को भी हिरासत में ले लिया गया है और उससे लगातार पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। अब देखना यह है कि जनपद में जिस तरह से ये नशे को लेकर के जो हत्याएं हो रही हैं और राहजनी है, लूट है, डकैती है, इस तरह के मामले आ रहे हैं, क्या इस पर स्थानीय पुलिस लगाम लगा पाएगी या नहीं। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। उधर हमीरपुर के अंदर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद जो हुआ बता रहे हमारे सहयोगी रूपेश गुप्ता। हमीरपुर में रुक रहे हादसों के सिलसिले आज बीती रात 3 युवक सजेती थाना क्षेत्र से पौथिया गांव शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। यहाँ पर तीनों युवक अचानक रास्ते पर एक अज्ञात वाहन आता और उनको टक्कर मारता है। टक्कर मारने के बाद एक ही गाड़ी पर 3 युवक सवार थे, जिसपे एक की मौके पर मौत हो जाती है, 2 गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घायल की सूचना जैसे ही ग्रामीण सदर कोतवाली क्षेत्र में देते हैं और मौके पर पुलिस बल पहुंचता है और दोनों युवकों को एम्बुलेंस बुलाकर सदर अस्पताल लाते हैं। लाने के बाद डॉक्टरों द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा था। प्राथमिक उपचार के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल था, जिसे कानपुर हाईलाइट के लिए रिफर किया गया। दूसरा युवक हल्की फुल्की चोटें आई थी, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था और जो एक युवक खत्म हुआ था उसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई और उसका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है। रूपेश गुप्ता, इंडिया वॉइस, हमीरपुर। और इधर पूरे मामले को लेकर भूमाफियाओं पर उनकी संपत्ति की कुर्की की जा रही है और इस खबर पर अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी। जनपद ललितपुर में इन दिनों भू माफियाओं पर जिला प्रशासन का हंटर चलने के बाद जिले में कई लोगों के खिलाफ संपत्ति कुर्क की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जिला प्रशासन द्वारा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक एवं उनके दोनों पुत्र जितेंद्र खटीक एवं राम कुमार खटीक व उनकी बहू, जो कि पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, उनकी संपत्ति कुर्क की है। जिला प्रशासन ने इनकी 61 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क की है। पूरी कार्रवाई के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक एवं उनके पुत्र व पुत्रवधू की संपत्ति पर जिला प्रशासन ने एक साथ 41 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें जिला प्रशासन ने पूरी 8 टीमें गठित की गई थीं। उससे रमेश खटीक एवं उनके दोनों पुत्र व पुत्रवधू की 61 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। जिला प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई के बाद जिले में भू माफियाओं के हौसले पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व उनकी पुत्रवधू जयश्री खटीक के बाद आखिर जिले में किसका नंबर आता है। ललितपुर से इंडिया वॉइस के लिए रूपेश जैन। उधर शादियों में अक्सर दहेज लेने और देने के मामले सामने आते हैं, जिसके बाद कई बार होता है कि शादियां टूट तक जाती हैं और ऐसा एक मामला फिरोजाबाद से सामने आया है, बता रहे हमारे सहयोगी अतुल कुमार। शादी की सभी रस्में पूरी करने के बाद विदा से पहले दूल्हा हुआ फरार। मैं आपको बता दूं, मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद का है, जहां बीती रात फरक्काबाद से एक बारात आई थी। थाना मक्कनपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में शिकोहाबाद गेस्ट हाउस में शादी की रस्में अदा की गई, लेकिन विदा से पहले दूल्हा फरार हो गया। सारी रस्में अदा करने के बाद बताया जा रहा है कि दूल्हे के पिता ने बताया कि दहेज की मांग अतिरिक्त कर रहा था,
शादी में स्कॉर्पियो की मांग दूल्हे के द्वारा की जा रही थी, जिसकी मांग पूरी न करने की वजह से दूल्हा में बारातियों के फरार हो गया। दूल्हे के पिता ने लगाई पुलिस से गुहार। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दूल्हे की तलाश में जुटी शुकाबाद थाने की पुलिस। फिलहाल दूल्हा फरार है, दुल्हन को इंतजार है। दूल्हे का हाथों में मेहंदी सजी हुई है और कब आएगा दूल्हा, कब मिलेगा न्याय। इंडिया वॉच से फिरोजाबाद से अतुल कुमार। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।